स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। अनामिका अपने पति के साथ अपने मायके जा रही थी। अब वो स्टेशन पर पहुंच चुके थे, लेकिन अनामिका जैसे ही भीड़ में एक चेहरे को देखती है तो मानो उसे तो पैनिक अटैक आ जाता है। उसका तो डर से बुरा हाल हो जाता है। हालांकि ये रात का समय था, स्टेशन पर ठीक ठाक भीड़ भी थी, लेकिन ऐसा भी कैसा चेहरा देख लिया अनामिका ने जिसको देखकर अनामिका की तो रूह तक कांप गई। अब अनामिका ट्रेन पर सफ़र तो कर नहीं सकती थी क्योंकि अचानक से उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी। अमूमन अनामिका की जो एज थी अभी वो तकरीबन 35 वर्ष के आसपास तो थी, लेकिन ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही है। लेकिन ये सब कुछ एक चेहरा देखने के बाद ऐसा भी क्या था उस चेहरे में खास। अब आनन फानन में अनामिका को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। जब टेस्ट वगैरह किए जाते हैं तो सब कुछ तो ठीक होता है, लेकिन बीपी कुछ ज़्यादा ही लो था। उसकी वजह से शायद अनामिका को पैनिक अटैक आ गया हो। लेकिन ये तो सब कुछ था डॉक्टरी भाषा में। असल में तो ये सब कुछ होने का कारण था एक चेहरा, एक ऐसा चेहरा जिसको अनामिका तकरीबन 21 वर्षों बाद देख रही थी। और जब उसने उसको देखा तो उसको वो सब कुछ याद आ गया, या फिर यूँ कहें कि एक ट्रेन के सफ़र की खौफनाक रात याद आ गई, जिसके बाद उसकी और उसकी माँ की ज़िंदगी वैसी रही नहीं। अब जैसा कि मैंने कहा कि टेस्ट की रिपोर्ट वगैरह ठीक आई थी, ये तो करंट रिपोर्ट थी। अब वैसे अनामिका के साथ काफ़ी कुछ इन 20-21 साल में हो चुका था, जिसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी और उसकी माँ की उम्र नेचुरल स्पीड से बढ़कर ज़्यादा ही कुछ ढल रही थी। क्या इसका कारण उस चेहरे से था या फिर उस खौफनाक रात से था जो आज से कुछ 21 बरस पहले हुआ। अब जब सब कुछ हो गया और अनामिका के हस्बैंड उसको घर लेकर आए, वहाँ पर मायके में फ़ोन कर दिया गया और जब इनकी माँ को पता लगा तो इनकी माँ भी सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि जब अनामिका ने यह बताया कि उसने आज 21 साल बाद उस चेहरे को देखा, वो चेहरा जो उसकी और उसकी माँ को कभी भूला नहीं जा सकता था। अब उनकी माँ तो कहती है कि चलो मैं पता लेने आऊँगी, ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन इनके जो पति थे वो काफ़ी हैरान थे, क्योंकि इस किस्से का इनको कुछ पता ही नहीं था। कभी भी अनामिका ने उस खौफनाक रात के बारे में कभी जिक्र किया ही नहीं था कि क्या हुआ था उनकी और उनकी माँ के साथ आज से 21 बरस पहले। अब जब अनामिका कुछ ठीक होती है, कुछ उसे ठीक महसूस होता है, तो फिर उनके पति परस्यू करते हैं इस चीज़ को लेकर कि मुझे इस चीज़ के बारे में बताया जाए और अगर मैं कुछ कर सकूं। तो अनामिका कहते हैं कि बताऊंगी तो सही, और मुझे नहीं पता कि आप इस बात पर विश्वास करेंगे, और अगर कर भी लेंगे तो मुझे ये नहीं पता कि आप कर क्या पाएंगे, क्योंकि जो होना था वो तो तकरीबन 21 साल पहले हो चुका है। और इसी के साथ ही आज जो मैंने देखा है और जिस हालत में उसको मैंने देखा है, मुझे लगता नहीं कि हम कुछ ज़्यादा कर भी पाएंगे। अब उसके पति कहते हैं कि भाई किसको देखा, किस हालत में देखा, मुझे भी तो पता लगे। तो फिर शुरू होता है किस्सा उस काली रात का, जब अनामिका और उसकी माँ अपने मायके से, यानी कि अनामिका की माँ अपने मायके से अपने घर आ रही थी और वो स्टेशन पर आती हैं। स्टेशन पर आने पर क्या होता है, अब वैसे तो गाड़ी आती है, लेकिन ये किस्सा मैं सोच रहा हूँ कि तभी शुरू करें कि जब आप सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को और वीडियो को लाइक कर देंगे। अब थोड़ा सा आप में क्यूरियोसिटी तो होगी, थोड़ा सा सस्पेंस तो बन चुका होगा कि भाई ऐसा भी क्या हुआ, कौन सा चेहरा देख लिया। तो कहानी में, किस्से में काफ़ी मज़ा आने वाला है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आने वाली जो वीडियोस है वो भी आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएंगी। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि लगे हाथ आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हम किस्से का अगला पड़ाव शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, उसकी माँ और अनामिका जिसकी उम्र तकरीबन तब 14 वर्ष के आसपास थी, अब वो स्टेशन पर पहुँचती हैं और जो मौसम था वो कुछ ख़राब हो रहा था। तो जो अनामिका के मामा जी हैं वो कहते हैं कि मैं वेट करता हूँ, लेकिन जो समय था उसके हिसाब से अनामिका की माँ कहते हैं कि नहीं भैया आप घरे जाओ, क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो चुका है और मौसम भी ख़राब लग रहा है। तो ट्रेन आएगी, हमने बस ट्रेन पर चढ़ना ही, और देखो ना स्टेशन पर ठीक ठाक रश है। अब उसके भाई भी ये बात को समझते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद ये अनाउंसमेंट होती है कि जो ट्रेन है वो तकरीबन 3 घंटे लेट है।
जो इनका सफ़र था वो तकरीबन आगे कुछ 1.5 से 2 घंटे का सफ़र था। अब ये तकरीबन 7 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँचे थे और अमूमन 10 बजे के आसपास ट्रेन आनी थी। अब इनको चिंता थी कि भाई हम 12 बजे के आसपास पहुँचेंगे, इनके पति है जो उनको भी काफ़ी रात को लेने आना पड़ेगा। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। अब ट्रेन का वेट होता है और 3 घंटे से कुछ पहले ट्रेन आ जाती है। अमूमन 1.25 घंटे की देरी से ट्रेन आ जाती है। तो थोड़े बहुत तो ये खुश थे, भाई 3 घंटे का सोचे थे तो चलो 1.25 घंटे के आसपास ट्रेन आ गई। जब ये ट्रेन के उस डब्बे पर बैठते हैं तो वो डब्बे में सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही होते हैं। अब उस ट्रेन का अगले स्टेशन में वो लोग भी उतर जाते हैं। अब रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अनामिका और उसकी माँ। ट्रेन चलना शुरू होती है और साथ के साथ ही बारिश भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ पड़ने लग पड़ती है, जिसकी वजह से ट्रेन भी कुछ धीमी चल रही थी। अब इनको चिंता हो रही थी कि एक तो पहले ट्रेन वैसे 3 घंटे लेट थी, फिर चलो 1.25 घंटे में पहुंच गई, बट अब उसके बाद ये उतनी स्लो चल रही है ट्रेन और घर हमें जाते जाते हम लेट हो जाएंगे। तो फिर वैसे तो इनके पति के साथ फ़ोन पर इनकी बात हो रही होती है कि हम थोड़ा लेट हो जाएंगे और जब हमें लगेगा कि हम कुछ 20-25 मिनट का जो सफ़र है वो रह गया हम आपको फ़ोन कर देंगे। तो इनके पति कहते हैं चलो ठीक है, मैं वेट करूँगा। लेकिन इनका इंतज़ार उस दिन कोई और भी कर रहा था। अभी कुछ ही आगे ट्रेन जाती है, इनको हल्की फुल्की झपकी लग रही होती है, रात का समय होता है। तो ट्रेन अचानक से रुकती है, लेकिन ट्रेन के रुकने का कारण कुछ पता लग नहीं रहा था। उसका कारण ये था कि ना आसपास कोई स्टेशन था, स्टेशन तो दूर, ये बिल्कुल उजाड़ बियाबान था। ट्रेन रुकती है, अब ये सोचते हैं कि किसी ने चैन वगैरह पुल तो नहीं कर दी, लेकिन इस जगह पे चैन कौन पुल करेगा। हल्का हल्का अनामिका को डर लग रहा था। अब आप सोचेंगे कि अनामिका की माँ को तो जैसे पता नहीं इतनी गहरी नींद आई थी कि उनको तो पता ही नहीं था। अब अनामिका देखती है आसपास बारिश काफ़ी तेज थी और ट्रेन रुकी हुई थी, लेकिन वो देखती है ट्रेन के दरवाजे की तरफ, कोई वहाँ से ऊपर की ओर चढ़ रहा था। पहले तो अनामिका एकदम से डर जाती है कि कहीं कोई चोर लुटेरा तो नहीं, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर एक वृद्ध सी औरत थी। बहुत ज़्यादा वृद्ध नहीं, कुछ होगी कोई 65 साल के आसपास। लेकिन एक काफ़ी अजीब बात थी कि बाहर इतनी बारिश, उजाड़ बियाबान और उसके कपड़े पर तो पानी की एक बूंद तक नहीं, बिल्कुल सूखे हुए कपड़े। ये हो कैसे सकता था, अनामिका की समझ से परे था। लेकिन अनामिका को क्या लेना देना। अब वो औरत ट्रेन पर चढ़ती है, थोड़ी सी शक्ल उसको उसकी अजीब लगती है, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह पर झुर्रियां थोड़ी सी अलग ही किस्म की, जैसे झुर्रियों के अंदर पता नहीं कुछ काली काली चीज लगी हो। खैर अनामिका को इस चीज से कोई लेना देना नहीं था और वो औरत अनामिका की बिल्कुल सामने वाली सीट पर बैठ जाती है। अनामिका तो सोच रही होती है कि शायद इधर उधर बैठ जाएगी, सारी ट्रेन ही खाली है, सारा डब्बा खाली है। लेकिन अनामिका को कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। और उसके बाद कुछ और ज़्यादा होना शुरू हुआ कि जैसे ही वो औरत उसके सामने बैठती है और उनके ऊपर की लाइट जो है वह फ्लिकर करनी शुरू हो जाती है, जो बिल्कुल पहले ठीक थी। अब उस लाइट के अलावा जो ट्रेन की बाकी सारी लाइट्स थी वो बिल्कुल ठीक थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि उस औरत के बैठते ही वो लाइट जो है वो फ्लिकर करनी शुरू कर दे। अनामिका तो कुछ कुछ डर रही थी। अब वो सोच रही थी कि अपनी माँ को उठाए ना उठाए, अगर उठाएगी भी तो क्या होगा। पहले एक जना डर रहा था, फिर 2 जने डरेंगे। अब अनामिका अपनी बुक खोलती है और उसको पढ़ना शुरू कर देती है। ये यूँ कहे कि पढ़ने की एक्टिंग कर रही होती है, क्योंकि वो औरत से किसी तरीके की बात करना नहीं चाहती, उससे नज़रें अपनी मिलाना नहीं चाहती, और वो ये भी नहीं चाहती कि वो औरत भी कोई उससे किसी तरीके की बात करे। ट्रेन चलनी शुरू हो जाती है। अब ट्रेन जैसे ही रफ्तार पकड़ती है तो अनामिका जस्ट थोड़ी सी आंखें ऊपर करके देखती है कि वो औरत क्या कर रही है, लेकिन उसकी हैरानी की सीमा ही नहीं रहती, क्योंकि वो औरत वहां पर थी ही नहीं। अब चलती ट्रेन में एक बूढ़ी औरत कैसे गायब हो सकती है। वो तो डर से कांपने लग पड़ती है और उसकी माँ बिल्कुल आराम से सो रही थी। अनामिका उठती है जल्दी से और डिब्बे में इधर उधर ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उसको औरत कहीं नजर आती नहीं। अब वो जहाँ पर उसकी माँ बैठी हुई थी, सो रही थी, वो दूसरी तरफ ऑपोजिट तरफ जाती है और जब मुड़ के वापस देखती है तो वो क्या पाती है कि वो बूढ़ी औरत उसकी माँ के बिल्कुल सामने बैठी हुई थी और कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। और एक बात और, जब वो औरत वहाँ से गायब होती है तो वो जो लाइट थी वो बिल्कुल ठीक थी,
अब जब औरत वहाँ पर सामने अचानक से बैठती है तो वो लाइट दोबारा से फ्लिकर कर रही थी। अनामिका का जो शक था वो कहीं ना कहीं यकीन में बदलता जा रहा था कि ये जो औरत है ये इंसान नहीं, लेकिन वो करे भी क्या। वो जल्दी से अपनी माँ की तरफ जाती है, लेकिन वो औरत को तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था। वो वैसे ही कुछ उसकी माँ की तरफ देखकर बड़बड़ाई जा रही थी। अब अनामिका डर चुकी थी और वो उस औरत का सामना करना नहीं चाहती थी। वो हल्के से अपनी माँ को उठाती है और कहती है कि मेरे सर में माँ दर्द काफ़ी हो रहा है। किसी न किसी बहाने से उठाती है। जब उसकी माँ उस औरत को देखती है तो वो भी एक पल के लिए तो सहम जाती है। अब दोनों माँ बेटी शायद आंखों ही आंखों से बातें कर रहे थे कि ये दोनों डर चुकी हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। सारे के सारे डब्बे में सिर्फ और सिर्फ उन तीनों के अलावा कोई था नहीं। हालांकि वो औरत कुछ ऐसे बिहेव बहुत ज़्यादा अटपटा कर नहीं रही थी, वो कुछ बड़बड़ाई भी जा रही थी, तो कुछ ऐसा नहीं था कि वो उनको कुछ गलत कह रही है, कुछ कर रही है, और कोई कारण नहीं था। इस दौरान एक दो स्टेशन में ट्रेन रुकी थी, लेकिन उनके डब्बे में तो कोई सवार हुआ ही नहीं था। अब जब ट्रेन रुकती है तो अचानक से इनकी जाग खुलती है। अब सोच रहे होंगे कि भैया अभी तो ये आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इशारा कर रही थी कि अब क्या क्या किया क्या जा सकता, तो फिर ये सो कब गई। पता इनको भी नहीं लगा कि ये कब सो गई। जब ये स्टेशन की तरफ देखती हैं तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये अपने जिस स्टेशन पर इन्होंने उतरना था ये उससे काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुकी थी, कम से कम 1-1.5 घंटे की दूरी पर। ये तो बस एक दूसरे की तरफ देखती हैं कि एक दूसरे को उठाया क्यों नहीं, और दोनों कहती हैं कि हमें तो पता ही नहीं लगा कि हमारी आग कब लगी, और वो औरत भी वहाँ पर थी नहीं। इनके फ़ोन पर इतनी कॉल्स आई हुई थी और फ़ोन भी जो है वो वाइब्रेशन पर नहीं था, रिंग पर लगा था। इनको उन फ़ोन की रिंग्स का भी नहीं पता लगा। अब आनंद फानंद में इनकी माँ फ़ोन उठाती हैं, दोबारा करती हैं अपने पति को, और पति काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। एक तो रात का बहुत ज़्यादा समय था और ऊपर से इनको पता नहीं, और जो ट्रेन है उनकी आंखों के सामने निकल गई होगी, या फिर वो बाद में जब भी आए होंगे उनको पता लगा होगा कि ट्रेन तो निकल चुकी है, तो फिर ये गई कहाँ पे। अब ये सारी बात अपने पति को फ़ोन पर बताती है। ये नहीं बताती कि ये बूढ़ी कोई ऐसी औरत है, ये सिर्फ कहती है कि हमें पता नहीं लगा हमारी आँख कब लगी, और इतनी गहरी नींद कि हमें तो स्टेशन का पता तक नहीं लगा। अब कुछ राहत की खबर इनके लिए ये थी कि कुछ ही मिनटों में एक ट्रेन आ रही थी जो यहाँ से जाएगी इनके स्टेशन तक। उसको भी टाइम तो जाने में लगना था, लेकिन राहत की खबर थी कि इतनी लेट कम से कम उनको ट्रेन तो मिली। लेकिन राहत की खबर सिर्फ यहाँ तक की थी। अब वो फिर से डब्बे में बैठती हैं। जब वो डब्बे में बैठती हैं और अपने एक दूसरे से बात करना शुरू करती हैं, ट्रेन जैसे ही चल के हल्की सी रफ्तार पकड़ती है तो वो देखती हैं कि एक शख्स इनकी तरफ चला आ रहा है, धीरे 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 धीरे, मुंह में कुछ बड़बड़ाता हुआ। और वो शख्स कोई और नहीं, वो ही बूढ़ी औरत थी, और वो फिर इनके बिल्कुल सामने आकर बैठ जाती है। आखिरी बार जब वो बूढ़ी औरत इनके सामने बैठी थी तो ये नींद के आघोष में, या फिर कह सकते हैं कि कब बेहोश हुई इनको पता ही नहीं था। अब ये दोनों ही मन में भगवान का नाम जपना शुरू कर देती हैं कि जो भी ये सामने बैठा हुआ है ये हमें कोई सही नहीं लग रहा। वो पल जब से वो ट्रेन चली तब से लेकर जब उन्होंने जिस स्टेशन पर उतरना था तब तक वो पल इनकी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक पल थे, क्योंकि इनके सामने वो बूढ़ी औरत कुछ ना कुछ बड़बड़ाई जा रही थी और ये कुछ कर नहीं पा रही थी। बस ये कर सकती थी तो परमात्मा का नाम ले रही थी। अब कुछ ही समय बाद स्टेशन आने वाला था। ये औरत अचानक से उठती है और वॉशरूम की तरफ चले जाती है। अमूमन अभी कुछ 20 मिनट के आसपास इनके स्टेशन के आने का समय था। अब ये इंतज़ार कर रही होती हैं कि वो औरत आए और कम से कम यहाँ पर ना बैठे, लेकिन 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो औरत तो उस वॉशरूम से बाहर निकलती नहीं। अब इनको लगता है कि कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। जैसे ही ट्रेन रुकती है, ये ट्रेन से जल्दी से उतरते हैं। इनके पति तो इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में एक पुलिस वाला होता है, जल्दी से बताती हैं कि एक औरत उस वॉशरूम के अंदर गई थी लेकिन वो अभी तक निकली नहीं। आप देखो कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। बड़ी अजीब सी औरत थी। इनके पति कहते हैं तुम्हें क्या लेने देना, लेकिन ये कुछ कन्फर्म करना चाहती थी। शायद इनको शक था कि वो औरत ही थी सच में। अब जब वो जो पुलिस ऑफिसर है वो जल्दी से उस वॉशरूम की तरफ जाता है और वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाना शुरू करता है।
लगातार 5 मिनट तक दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद भी कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। अब ये तो कन्फर्म था कि अंदर कोई है, क्योंकि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। फिर वो पुलिस वाला दूसरी तरफ जाता है। आपने देखा होगा कि जो एग्जॉस्ट फैन टाइप बना होता है, या एक बड़ी काफ़ी ऊंची सी एक कई बार खिड़की बनी होती है, जब वहाँ से वो पुलिस वाला देखता है कि लोग तो अंदर से लगा था लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं। ये देखकर तो पुलिस वाला भी हैरान रह जाता है कि ये हो कैसे सकता है, किस तरीके से ये हो सकता है कि अंदर से लोग लगा हो और कोई हो ना। खैर, अब ये अपने घर में वापस आते हैं, लेकिन इनका जो ये खौफनाक सफ़र था यहीं पर ख़त्म तो हो चुका है, लेकिन उसकी खौफनाक यादें, या यूँ कह सकते हैं कि उनका डरावना असर अभी बाकी था। कुछ ही दिनों में तो इनका जो शरीर था ऐसे हो गया कि जैसे किसी वृद्ध इंसान का शरीर होता है। ना जाने किस हॉस्पिटल में, ना जाने शहर का और शहर से बाहर का भी कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा इन्होंने, लेकिन फिर भी ना कोई बीमारी का पता लगा और ना ही ये पता लग पा रहा था कि इनके शरीर को हो क्या गया। फिर बिल्कुल जब हर जगह से निराश हो गए हॉस्पिटल से, फिर किसी ने सलाह दी कि ये जो मामला है कोई काले जादू का लग रहा है, तो तांत्रिक से बात की। अब जब तांत्रिक ने सच्चाई बताई, जब उसने ध्यान लगाया और सच्चाई बताई, तो इनकी आंखें खुली की खुली रह गई। इनके तो होश ही उड़ गए ये जान के कि वो बूढ़ी औरत, या यूं कहें कि वो बूढ़ी औरत नहीं थी, वो थी बूढ़ी डायन। तांत्रिक ने बताया कि वो एक डायन थी जो लोगों की उम्र, लोगों की जवानी छीनकर जिंदा रहती है, और अगर कोई उसको शिकार मिल जाता है तो उसकी जवानी, या यूं कहें कि उसकी उम्र वो अपनी तरफ लेती है, और उससे ही वो जवान भी होती है, और धीरे धीरे जब बूढ़ी होना शुरू होती है तो फिर उसकी उम्र फिर दोबारा से वो कम हो जाती है। ऐसा वो कई 100 सालों से कर रही है। अब इनकी जो सेहत अचानक से गिरी थी, इसका कारण भी वही था। तो फिर तांत्रिक ने कुछ उपाय किए, कुछ मौली वगैरह बांधी, जिससे इनको फर्क तो पड़ गया, लेकिन जो नुकसान हो चुका था इनके शरीर को वो वापस नहीं किया जा सकता था। यही कारण था कि वो इनकी अनामिका और उनकी माँ की उम्र कुछ इनकी अपनी नेचुरल उम्र से ज़्यादा ही लगती थी। हालांकि खतरा अब टल चुका था, अगर समय रहते ये सब कुछ उपाय ना किया जाते तो शायद वो ज़्यादा लंबा जी नहीं पाती। अब अनामिका जिस चेहरे को देखकर अचानक से घबरा गई थी या डर के मारे कांप रही थी, ये वही औरत थी। और उस चेहरे में खास बात ये थी कि अब वो उतना बूढ़ा नहीं लग रहा था जितना पहले था। यानी कि अगर उस समय उसकी उम्र 65 वर्ष के आसपास होगी, तो आज वो औरत उसको कम से कम 50 वर्ष के आसपास लग रही थी। इसका मतलब है कि इन 21 सालों में ना जाने उसने कितने शिकार किए थे। आज जब उसने उस भीड़ में उस चेहरे को देखा तो वो दंग की दंग रह गई, और वो चेहरा भी उसको पहचान रहा था, क्योंकि जैसे ही उसने उस चेहरे को देखा तो वो इसकी तरफ देखकर काफ़ी अजीब से तरीके से मुस्कुरा रही थी। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर आया तो फिर जल्दी से लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं अब अगले किस्से की ओर। शाम का समय था और राम प्रसाद के गांव में काफ़ी कौतूहल बना हुआ था। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि राम प्रसाद तो उनको मिल ही नहीं रहा था। सारे घर जो है वो परेशान थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एक बंदा गुम हुआ तो सारे घर क्यों? गांव का माहौल कुछ होता ही ऐसा है, सभी घर एक दूसरे के सुख दुख में तो शरीक होते ही हैं। राम प्रसाद जो बीते दिन अपनी बेटी के गांव गया था उसका पता लेने के लिए, जो काफ़ी बीमार थी, अभी तक वो आया नहीं था, और ये समय था कुछ 1990 के आसपास का। वो गए थे साइकिल से, और एक दिन पहले जब वो साइकिल से गए थे, कुछ अमूमन 3 घंटे का रास्ता था साइकिल पर, और ये एक्सपेक्टेड था कि वो दोपहर के समय में गए हैं, शाम के समय तक वहाँ पर पहुँचेंगे, और आज ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक दोपहर वो वापस आ जाएंगे। लेकिन अब टाइम हो चुका था शाम के 7 बजे। राम प्रसाद का तो नामो निशान ही नहीं था। अब 1990 में वहाँ पर उन गाँव में फ़ोन वगैरह तो थे नहीं, अगर चिट्ठी पत्थर भी डालें तो उससे पहले हो सकता है राम प्रसाद ही वापस आ जाते। अब ये जरिया नहीं था पता कराने का कि वो वहीं पर रुके हैं नहीं रुके, तो फिर क्या होता है। अब शाम के समय में तो वहाँ पर कोई जाने से रहा, इंतज़ार किया जाता है रात के ख़त्म होने का। जैसे ही सुबह होती है तो फिर कुछ जो लड़के थे, कुछ युवा थे और उनके परिवार वाले उस रास्ते की तरफ चल देते हैं जहाँ से राम प्रसाद ने जाना था और वापस आना था।
अब कुछ अमूमन 1 घंटे का रास्ता ही रह गया था। एक नहर के पास वो एक साइकिल पड़ी देखते हैं। वो तो उस साइकिल को देखकर ही पहचान गए। ये साइकिल राम प्रसाद की ही साइकिल थी, लेकिन राम प्रसाद कहीं आसपास थे नहीं। अब वो राम प्रसाद को ऊंची ऊंची आवाज लगाना शुरू करते हैं तो राम प्रसाद तो कहीं मिल ही नहीं रहे थे। जो औरतें थी वो तो रोना ही शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कहीं राम प्रसाद ने नहर में कूदकर जान तो नहीं दे दी। लेकिन इसका कोई कारण था नहीं। राम प्रसाद तो काफ़ी खुशदिल व्यक्ति थे, घर में किसी भी तरीके की कोई चिंता परेशानी थी नहीं, और वो तो अपनी बेटी का पता लगाने के लिए गए थे। अब इस चीज़ का भी पता नहीं था कि भाई वो पता लगाने के बाद यहाँ पर साइकिल उनकी पड़ी हुई है, खुद गायब हुए हैं या जाते हुए। अब इस चीज़ का पता कैसे किया जाए ये भी नहीं पता था। तो फिर जब साइकिल का मुआयना किया जाता है तो ये पता लगता है कि साइकिल पंक्चर थी। अब इससे ये चीज़ का पता लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि राम प्रसाद अपनी बेटी के घर पहुंचे ही नहीं है, लेकिन वो गए कहाँ पे। नहर के आसपास थोड़ा बहुत जंगलात का एरिया था, बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ। अब और कोई चारा था नहीं, तो सारे के सारे इधर उधर उनको ढूंढना शुरू करते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें एक बड़े से पेड़ के पास एक बिल्कुल ठिठुरा हुआ इंसान दिखाई देता है। देखने में तो वो इंसान ही लग रहा था, लेकिन अगर कोई उसको देखे तो ऐसे लगे कि कोई मूर्ति है, बिल्कुल जाम होकर, बिल्कुल भी हिलजुल नहीं। अब उसको देखकर सभी पहचान गए थे ये राम प्रसाद ही था। दूर से उनको आवाजें लगाई जा रही थी, लेकिन राम प्रसाद थे वो तो कुछ सुन ही नहीं रहे थे। इस चीज से सबका मन और घबरा रहा था कि कहीं जो सामने राम प्रसाद बैठे हैं वो अब है भी है कि नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान ना रहा हो तो इस तरीके से बैठा नहीं होता। अब जैसे ही उनको हाथ लगाया जाता है वो तो अचानक से कंपकपा के देखते हैं। वो देखते हैं अपने बेटे की तरफ, आंखें उनकी लाल हुई होती है। बेटे की तरफ देखते ही वो बेटे को गले लगाते हैं और ऊंची ऊंची रोने लग पड़ते हैं। शरीर उनका कांप रहा था, ऐसा लग रहा था कि बेटे के स्पर्श से उनके शरीर में जान आ गई हो, जो पहले बिल्कुल निडाल होकर एक मूर्ति की तरह बैठा हुआ था। लेकिन ऐसा राम प्रसाद के साथ हुआ क्या, या फिर क्यों कहें कि ऐसा राम प्रसाद ने देख क्या लिया जिसकी वजह से उनका ये हाल हुआ, और वो जंगल में कर क्या रहे थे। काफी सवाल थे, लेकिन शायद ये समय नहीं था भी इन चीजों का, इन सवालों का जवाब देने का। जल्दी से राम प्रसाद को उठाया जाता है और उनको घर लेके जाया जाता है। अब राम प्रसाद जो अपने गांव में काफ़ी मशहूर थे, एक तो वो पहलवानी करते थे तो जिगरा तो उनका काफ़ी मजबूत होगा, लेकिन और साथ में हष्ट-पुष्ट शरीर, बिल्कुल शेर दिल। एक शेर दिल इंसान इस तरीके से भी डर जाता है, हर कोई हैरान था। अभी तो वो कुछ बोलने की हालत में थे ही नहीं। काफ़ी कुछ जानना चाहते थे, काफ़ी लोग उनसे जानना चाहते थे कि ये उनके साथ हुआ क्या, लेकिन उनकी हालत कुछ ऐसी थी कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता था। डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि सदमा लगा है इन्हें किसी चीज़ का। जब ऐसी बात सुनी तो पहले तो जल्दी से एक बंदा भेजा गया कि भाई बेटी का पता करो, सब कुछ ठीक है कि नहीं। एक आधा दिन निकला तो वहाँ से सुनेहा आया कि वो आदमी सुनेहा लेकर आया कि सब ठीक है, बेटी उनकी पहले से ठीक है, लेकिन उनके पिता तो नहीं यहाँ पे आए। वो तो उम्मीद कर रही थी यहाँ पे आएंगे, लेकिन उनके पिता वहाँ पर गए नहीं। अब ये चीज़ साफ हो चुकी थी कि राम प्रसाद वहाँ तक पहुँचे नहीं, और जो कुछ भी हुआ रास्ते में हुआ। धीरे 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 राम प्रसाद की सेहत कुछ ठीक होती जा रही थी, और सारे का सारा गांव बेताब था ये कुछ जानने के लिए कि आखिर उस रात को राम प्रसाद जी के साथ हुआ क्या। ये दिन बदल चुके थे महीनों में, इतना समय लग गया राम प्रसाद को ठीक होते होते। तकरीबन 1.5 महीने बाद जाकर राम प्रसाद अब कुछ बोलने की हालत में भी थे। जो उनकी बॉडी पर, जो उनके शरीर पर असर पड़ा था उस नज़ारे का, उस खौफनाक दृश्य का, अब वो बताने वाले थे अपने सारे परिवार को कि क्या हुआ था उस खौफनाक रात को। राम प्रसाद कहते हैं कि मैं, जैसे कि आपको पता ही है कि थोड़ा सा जल्दी चला था घर से, कि भाई रात का समय हो जाता है और गाँव से गाँव जाना है, काफ़ी लंबा सफ़र है, तो मैं तकरीबन शाम के समय में अपने हिसाब से वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। लेकिन उस दिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था
क्योंकि शायद वो मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलाना चाहती थी, वो किसी और से ही मिलाना चाहती थी। अभी कुछ ही दूरी तक तो गए थे ये कि इनके साइकिल का टायर पंक्चर हो गया और रास्ते में इनको कोई दुकान दिखी ही नहीं कि जहाँ पर ये जा पाते। अब ये दो चित्ते में फंस चुके थे कि एक तो ये वापस चले जाएं, लेकिन इनको खबर मिली थी कि बेटे की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ठीक नहीं है। तो दूसरा एक बाप का मन भी था कि भाई बेटी को तो मिलना है। और जैसा कि मैंने कहा, ये तो थे शेर दिल पहलवान, ऐसा चाहिए, डरते डरते तो किसी से थे नहीं। तो इसलिए फिर ये डिसाइड करते हैं कि भाई पैदल ही चला जाए। जहाँ 3 घंटे में पहुँचना वहाँ पर 5 घंटे में पहुँच जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस सारे सफ़र में 2 चीज़ें थी जो शायद उनके इस सफ़र में दुश्मन बनने वाली थी। एक थी रात, क्योंकि जब तक ये पहुँचते वहाँ पर तो रात तो पड़नी थी, ये फाइनल था। दूसरी वो नदी, वो नहर। शायद ये उस नहर के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं थे। अब चलते चलते, धीरे धीरे चलते, ये उस नहर तक पहुंच जाते हैं, उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर इनका साइकिल मिला था। अचानक से ये अंधेरे में देखते हैं, दूर से इनको किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। अब जैसे ही उसके पास जाना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि कोई औरत थी जो नहर के किनारे काफ़ी ऊंची ऊंची रो रही थी। उसकी आवाज़ तो मानो इनका दिल कंपा रही थी, लेकिन अभी इनको कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि इनके साथ कुछ ऐसा खौफनाक भी हो सकता है। अब ये इंसानियत के तौर पर उसको दूर से लगाते हैं आवाज़ कि बिटिया कुछ हुआ क्या, क्या हुआ है, कोई गिर गया नदी में। लेकिन कोई भी आवाज़ का जवाब, इनकी कोई भी बात का जवाब मिल नहीं रहा था, बल्कि वो जो औरत थी वो और ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दी। अब ये उसके पास जाने से भी थोड़ा घबरा रहे थे कि रात का समय है, एक लड़की है, अगर मैं वहाँ पर गया तो कुछ गलत मतलब मेरा निकाल लिया गया उसके मेरे पास जाने का। तो ये फिर दूर से आवाज़ लगाते हैं कि कोई गिर गया नदी में, मैं कोई मदद करूं। अब जितनी ऊंची ये आवाज़ लगाते हैं तो वो जो औरत है वो अचानक से चुप हो जाती है। वो पहले मुंह ऊपर करके रो रही थी, अब वो मुंह नीचे करती है नहर की तरफ और अजीब से तरीके से हंसना शुरू कर देती है। राम प्रसाद इससे पहले कि ये समझ पाते कि हुआ क्या है, उनके देखते ही देखते नहर से एक और औरत बाहर निकलती है। अब ये इतना तो समझ चुके थे कि जो औरत उस नहर के किनारे बैठी है और जो वो औरत उस नदी से निकली है वो कोई इंसान नहीं है, क्योंकि वो औरत जो नदी से निकल रही होती है उसकी आंखें चमक रही होती हैं और किसी आम इंसान की तो आंखें चमक ही नहीं सकती। जैसे ही वो औरत वहाँ पर किनारे पर आती है और उस औरत के पास आती है तो दूसरी औरत भी इनकी तरफ देखती है और वो औरत तो बिल्कुल नहीं थी। जला हुआ चेहरा उस औरत का, आंखें उसकी भी चमक रही थी और ये दोनों औरतें इनकी तरफ देख के गुर्राने लगी। बस अब क्या था, अब तो सिर्फ इनको भागना था। वो जैसे ही ये इनकी तरफ देख के थोड़ा सा पीछे हटते हैं और वो औरत जानवरों की तरह इनके पीछे पड़ती है, यानी कि जैसे जानवर भागते हैं। ये बस चीखे मारते मारते भागते हैं, जितनी तेज से हो सकता है भागते हैं और ये जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल की तरफ, इस पेड़ के पास जहाँ पर ये मिले थे वहाँ पर ये दुबक कर बैठ जाते हैं और परमात्मा का नाम जपने लग पड़ते हैं। सारी रात इनको उन औरतों की चीखों की आवाज़ आती रही, उन औरतों के काफ़ी ज़्यादा गुर्राने की आवाज़ आती रही, लेकिन वो पता नहीं किस कारण से इनको ढूंढ नहीं पाई। ना ही सिर्फ वो सारी रात, बल्कि अगला सारा दिन और अगली सारी रात भी वो वैसे के वैसे ही बैठे रहे। डर की वजह से, किसी शक्ति की वजह से, ये नहीं पता, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए और शायद इसी कारण उनकी जान भी बच गई, क्योंकि अगर वो जरा सा भी हिलते झुलते तो वो शिकार बन जाते उन 2 चुड़ैलों का, उन 2 डायनों का। ये सुन के तो सबके सब सन थे, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी इस तरीके का किस्सा सुना नहीं था और मुझे लगता है कि शायद आपने भी नहीं सुना होगा। उसके बाद से तो उन्होंने कम से कम उस रास्ते पर रात का सफ़र तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अभी कोई भी ये नहीं चाहता था कि उन डायनों का शिकार इनमें से कोई बन जाए। अब एक राम प्रसाद जैसा हष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा पहलवान आदमी इस तरह डर से कंपकपा जाए कि वो पूरे एक दिन एक रात हिल ही ना पाया हो, तो किसी आम इंसान का क्या हाल होगा। ये डायनों की शक्ति, इनका डर चुड़ैलों का कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन एक शक्ति और भी होती है जो परमात्मा की शक्ति होती है। शायद इसने राम प्रसाद को बचाया और राम प्रसाद उस डर के माहौल से बाहर आ पाए। आई होप
ये किस्सा भी आपको बेहद पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए जल्दी से। अब चलते हैं हम अपने सेगमेंट में, और सेगमेंट में आज का जो फीडबैक, क्रिटिकल कोई क्वेश्चन या फिर क्रिटिकल कमेंट या फिर कुछ सुजेशन है, वो बात करते हैं। कुछ दिनों से ना एक तरह का कमेंट काफ़ी आ रहा है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। और ये कमेंट उन्हीं कमेंट के एक थ्रेड में है और बात करते हैं। और ये जो कमेंट है ये हमें भेजा है शैव्य जायसवाल ने। भाई शैव्य जायसवाल ही आई थिंक, हाँ शैव्य जायसवाल जी ने भेजा है। और ये इन्होंने कहा है कि कैमरा आपके फेस पर फोकस कीजिए प्लीज़, तभी स्टोरी में इंटरेस्ट आता है, वरना जोन आउट हो जाते हैं हम लोग। भाई ये ना पहले भी आया था कि कैमरा फोकस कीजिए, और उन्होंने रेफरेंस दिया था अक्षय भाई का। अगेन अक्षय भाई का जो वीडियो शूट का स्टाइल है ना, वो है उनका कैमरा, और आप उन जैसे कैमरा जूम है ना, जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि उनका बैकग्राउंड है रेड, और पीछे आई थिंक अक्षय लिखा और कुछ नहीं है। अब मेरा बैकग्राउंड अलग है, जिसमें कुछ शो केस भी है, कुछ गमले भी हैं, कुछ लैंप भी हैं, जिसकी वजह से मैं एग्जांपल के तौर पे बिल्कुल सामने अपना बिल्कुल फेस कैमरा रखूंगा तो ये तो सब खत्म हो जाएगा। तो हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है कैमरे को करने का, प्लेस का। कैमरा जूम जो है वो प्लेस करने का वो है नहीं, ऐसे ही है जैसे ये बैकग्राउंड है। मुझे पर्सनली ये बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा लगता है कि जिसमें कुछ ज़्यादा डिटेलिंग हो बैकग्राउंड में, है ना। जैसे ये भी मैंने अपना जो लोगो है वो भी इसलिए लगवाया, लेट से मैं अगर जूम इन कर लेता हूँ कैमरे को तो ये सब कुछ गायब हो जाएगा, तो फिर फ़ायदा क्या इस चीज़ का, ना। हर एक अपना अपना तरीका होता है, कईयों को पसंद आता है, कईयों को नहीं पसंद आता। और बहुत से मेरे रेगुलर व्यूअर्स वो कहते हैं कि भाई कैमरे कुमरे को छोड़ो, जो हमने सुनना है वो हम सुन रहे हैं, तो ये कोई इन चीज़ों से दूर रहो। उनकी बात भी ठीक है, लेकिन फिर भी चलो, जो होता है अपना फीडबैक होता है और जो सजेशन होती है वो भी सुननी ज़रूरी होती है। और एक और कर लेते हैं हम बात। हरमिंदर S84 हैं, वो कह रहे हैं सुनील जी क्या हाल चाल, मैं ऑलमोस्ट आपका हर पॉडकास्ट सुन रहा हूँ एंड आई एम फ्रॉम गुरदासपुर, रियली फीलिंग प्राउड के अपना कोई भाई है तो आप भी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के, आप बटाला से हो, पॉडकास्ट कर रहा है। भाई अगर आप गुस्सा ना करें तो लेट्स डू सम फील्ड इन्वेस्टिगेशन, आई विल बेयर एवरीथिंग। हरमिंदर जी थैंक यू सो मच। हाल चाल बहुत बढ़िया है, आपके सामने ही है। और करते होंगे भाई, और भी पॉडकास्ट करते होंगे गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से, बटाला से, हमें पता नहीं होगा। अब यूट्यूब है इतना वास्ट, इतना बड़ा, हर एक का अपना एक कह सकते हैं पर्सनल सब्सक्राइबर बेस होता है। कोई बहुत फेमस भी हो तो हमें उसके बारे में नहीं पता होगा, उसके सब्सक्राइबर को पता होगा, तो शायद होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा आपने ये कहा है कि एक फील्ड वर्क जो है, गुस्सा ना करें। भाई गुस्सा किस चीज़ का करना है यार, जो इंसान अच्छी भाषा में बात कर रहा है, जो पॉजिटिव वे में बात करना, उसका गुस्सा क्या करना है। जो गाली देते हैं गुस्सा तो उनका भी आता है, खुद अपना ही हाल बुरा करते हैं, ऐसे लोगों का गुस्सा भी क्या करना। और आप तो भाई इतनी अच्छी भाषा में बात कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि भाई, मुझे उल्टा खुशी है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट से, मेरे शहर से भी कोई सुनता है मुझे, है ना। ये बात की ज़्यादा खुशी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर कहीं मैं गुरदासपुर में जाऊं और अगर आप मुझे पहचान जाओ और कहो कि सुनील भाई आपका मैं वीडियो देखता हूं, तो उससे खुशी की बात क्या होगी। अभी रिसेंटली मैं दिल्ली गया था, और दो भाई लोग थे, मैंने उनका नाम नहीं पूछा, मेरी गलती थी। तो वो मुझे मिले, सुनील भाई, नरेट भाई सुनील, तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा हाँ जी भाई, भाई आपसे सेल्फी खिंचानी है। तो अच्छा लगता है यार जब ऐसा कुछ होता है। और एक आपका क्वेश्चन था कि भाई लेट्स डू सम फील्ड इन्वेस्टिगेशन, आई विल बेयर एवरीथिंग। भाई मैं ना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ नहीं, मैं जस्ट नरेटर हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ, जो अच्छी लगती हैं लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ नहीं भी करते। लेकिन इन्वेस्टिगेशन वगैरह का ना मैं काम करता नहीं। उसका ना रीज़न है कि देखिए क्या होता है कि हर एक इंसान का ना अपना एक ऑरा होता है। मेरा ना एक स्वभाव है या एक ऑरा कि मैं किसी चीज़ की ना डिटेलिंग में बहुत जल्दी चले जाता हूँ, और मुझ पर ना इवेंट्स का असर काफ़ी देर तक रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई मैं किसी मूवी को देखूँ, उसमें कुछ ट्रेजिक हो, जैसे कुछ रियल इवेंट्स पर भी होती हैं ख़ास तौर पर, तो मेरे पर ना ऐसी चीज़ों का असर काफ़ी रहता है। किसी की डेथ हो जाए,
और ऐसा नहीं कि इमोशनली कि हाँ मतलब स्पिरिचुअली असर काफ़ी रहता है कि यार मतलब क्या यार दुनिया क्या है इस तरीके का। तो अगर मैं ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह के चक्कर में पड़ गया ना तो फिर मैं पूरी डिटेलिंग में चला जाऊँगा। तो फिर रास्ते से भटकने वाला काम होगा कि भाई मैं आपके सामने एक पर्टिकुलर जॉनरा पेश कर रहा हूँ नरेशन का, फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो फील्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए कई बंदे हैं, आप कोई प्लेस को, हाँ ऐसा कर सकते हैं, आप कोई जो प्लेस है उसको बता दीजिए कि ये प्लेस हॉन्टेड है हमारे आसपास, तो मैं सागर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आ जाओ, उस उनमें मैं उनको ज्वाइन कर लूँगा। अदरवाइज़ मेरा ऐसा फील्ड इन्वेस्टिगेशन का कुछ है नहीं। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा, और इसी के साथ ही आज का जो एपिसोड है इसी को यहीं पे विराम देना चाहिए, और हम जल्दी से मिलेंगे नए एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।